गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू वीरू एकेडमी वेयर लर्निंग मीट सक्सेस। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों बताइए, हम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे थे आपको? सेंसरी ऑर्गन यानी ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियों में हमने आंख के बारे में, कान के बारे में डीप में स्टडी यानी जानकारी ले ली है। चलिए एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं इन सारी चीजों का। जो आंख होता है वो देखने का काम करता है और आंख की जो कैपेसिटी होती है बाकी ज्ञान इंद्रियों से बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आंख से हम बहुत ज्यादा दूर तक देख सकते हैं और यह एक मुख्य सेंसरी ऑर्गन यानी ज्ञान इंद्रिय की तरह काम करता है। अब बात कर लेते हैं आंखों के पार्ट के बारे में। दोस्तों, ये एक रफ डायग्राम है आंखों के पार्ट का, ध्यान देना। दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आंखों के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है जिसे कार्निया बोलते हैं, और यह कार्निया जब हम आंख को डोनेट करते हैं तो इसी कार्निया का डोनेट करते हैं, इसी को हम दान करते हैं। क्या कहते हैं इसको? कार्निया। जब आंख को डोनेट करते हैं तो इसी कार्निया का दान करते हैं। इसके जस्ट पीछे ऐसी संरचना पाई जाती है जो ब्राउन यानी भूरी कलर की, नीली कलर की और काली कलर की होती है, जिसका नाम है आइरिस। क्या नाम है? आइरिस। इसके बीच में एक काला जगह होता है, काला स्पॉट होता है, काला जगह होता है, काला क्षेत्र होता है, जिसको क्या कहते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। इसी से प्रकाश होकर के हमारे आंखों में एंटर करता है, जो कि हम देख पाते हैं। ठीक है। प्यूपिल के जस्ट पीछे क्या पाया जाता है? एक लेंस पाया जाता है, और वह कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस को पकड़ने का यानी होल्ड करने का काम एक विशेष प्रकार का मसल्स यानी मांसपेशी करती है, जिसको कहते हैं सिलियरी मसल्स। क्या कहते हैं? सिलियरी मसल्स। यह दोनों तरफ होती है और यह संख्या में कितनी होती है? 6 होती है। तो सिलेरी मसल्स किसको होल्ड करती है? लेंस को। सिलेरी मसल्स, ये जो सिलेरी मसल्स है दोस्तों, इस लेंस के फोकस दूरी को भी एडजस्ट करने का काम करती है। कैसे? मान लेते हैं सिलेरी मसल्स छोटी हो गई, जैसे ही ये छोटी हो जाएगी यानी यहाँ पे आ जाएगी, तो जो लेंस की जो साइज होगी, जो स्ट्रक्चर होगा, वो कैसा हो जाएगा? वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसे लेंस से हम दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए सिलेरी मसल्स खुद अपने आप को एडजस्ट कर लेगा और लेंस को क्या कर देगा? मोटा कर देगा। नजदीक देखने के लिए इस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं। लेंस और आइरिस के बीच में कुछ लिक्विड भरे होते हैं, इस लिक्विड को कहते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। दोस्तों, ये पीछे साइड ध्यान देना, पीछे साइड एक पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं रेटिना, और इसी रेटिना पर किसी व्यक्ति का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है यानी इमेज बनता है। जो प्रतिबिंब होता है उल्टा होता है, लेकिन यहाँ जो एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व की सहायता से ये जो ऑब्जेक्ट जो उल्टा बनता है प्रतिबिंब, वह माइंड तक जाने में क्या हो जाता है? सीधा हो जाता है। यहां तक क्लियर? इसके अंदर दो प्रकार के विशेष सेल होते हैं। एक सेल को कहते हैं कोन सेल, और दूसरे सेल को कहते हैं, एक सेल को बोलते हैं कोन सेल और दूसरे सेल को बोलते हैं रॉड सेल या सिलेंड्रिकल सेल या सिलेंड्रिकल नर्व्स भी बोलते हैं। अब बात करें कोन सेल की, तो कोन सेल कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। यदि कोन सेल में कोई प्रकार का डिफेक्ट हुआ तो आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। यदि रॉड सेल में आपको किसी प्रकार का डिफेक्ट हुआ तो रात में बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाएगा। दोस्तों, उल्लुओं में यही रॉड सेल अधिक मात्रा में पाया जाता है, इस वजह से वह रात में बहुत ही अच्छी तरीके से देख पाते हैं, जबकि दिन में वह देखने में अक्षम रहते हैं यानी नहीं देख पाते हैं। क्लियर? बता दूं, एक सेंसरी ऑर्गन के बारे में आपने जान लिया। ठीक है। अब हम जानते हैं दूसरे सेंसरी ऑर्गन के बारे में। दूसरा क्या था? कान। उम्मीद करता हूं आ रही होगी आवाज समझ में।
जो मेरा पिछला लेक्चर नहीं देख पाए हैं वो यहां से भी देखेंगे तो काफी चीजें समझ में आ जाएगी। दूसरी चीज क्या थी? कान। कान के ऊपरी वाले भाग को पिन्ना कहते हैं, इसे एक्सटर्नल ईयर भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? यह बाहर से साउंड को रिफ्लेक्ट करके हमारे कानों के अंदर भेजने का काम करता है। मनुष्य के अंदर यह एक अवशेषी अंग है, क्योंकि यदि ये नहीं भी रहा तो हम प्रॉपर तरीके से सुन पाएंगे। वो अलग बात है, कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे सुनने पे, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे डाइजेशन सिस्टम में एक अंग होता है जिसे हम अवशेषी अंग कहते हैं, जिसका नाम होता है अपेंडिक्स। जब यह बड़ा हो जाता है तो वह दर्द करने लगता है, इसी वजह से इस अवशेषी अंगों को काट करके बाहर निकाल दिया जाता है। जब हम जानवर थे, यानी जब हम घास फूस खाते थे, तो उस समय अपेंडिक्स का काम होता है स्टार्च का पाचन करना। लेकिन जब से हम भोजन को पका के खाना शुरू करे हैं, तब से इस अंग का काम बंद हो गया है। इस वजह से यह अंग एक अवशेषी अंग में तब्दील हो गया है। यहां तक क्लियर? ठीक वैसे ही कान का जो ऊपरी वाला भाग है वह एक अवशेषी अंग है मनुष्य के अंदर। बाकी और जानवरों के अंदर यह उपयोगी होता है, लेकिन मनुष्यों के अंदर यह एक अवशेषी अंग की तरह काम करता है। इसका काम होता है बैलेंस बनाना। ठीक है, जैसे ही कोई एक्टिव होता है तो बैलेंस बनाने के लिए बिल्कुल दोनों कान खड़े कर लेता है, और यदि जानवर है तो वो अपना पूंछ भी खड़ा कर लेता है बैलेंस बनाने के लिए। अब हम चलते हैं ह्यूमन ईयर के बारे में। ये इंसान का क्या है? कान है। कान का ये बाहरी वाला भाग है, तो इसको क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिन्ना। क्या बोलते हैं? पिन्ना। पिन्ना को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। ऊपर वाले भाग को हेलिक्स बोलते हैं और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? लोब बोलते हैं। क्लियर? और ये वाला जो भाग होता है एक नैरो गली में खुलता है, यानी एक नैरो पाइप में खुलता है। इसका नाम है ईयर कैनाल। दोस्तों ये जो पिन्ना है, जो बाहरी भाग है कान का, ये क्या करता है? साउंड को रिफ्लेक्ट करके कहाँ भेजता है? ईयर कैनाल में भेजता है। अब साउंड ईयर कैनाल में आ चुका है। अब ध्यान देना दोस्तों, ईयर कैनाल में साउंड आ चुका है। अब ये साउंड अंदर आ चुका है ईयर कैनाल में। जैसे ही साउंड आगे बढ़ेगा, एक घंटी की तरह संरचना दिखेगी। एक घंटी की तरह संरचना दिखेगी, इसे कहते हैं ईयर ड्रम। ईयर ड्रम। क्या कहते हैं? ईयर ड्रम। जब ये साउंड ईयर ड्रम से टकराता है तो ये वाइब्रेट करने लगता है। जैसे ही ये वाइब्रेट करेगा, यहाँ पे तीन हड्डियां पाई जाती हैं। इनका नाम है मैलस, मैलस, मैलस। यहाँ पे एक हड्डी पाई जाएगी इनकस, इनकस, और यहाँ पे एक हड्डी पाई जाएगी जिसका नाम है स्टेपीज। क्या नाम है? स्टेपीज। ये क्या करता है? इस वाइब्रेशन यानी कंपन को कहाँ भेजता है? एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जो घोंघे की तरफ होती है, ऐसे संरचना होती है। ठीक है दोस्तों, ये क्या करती है? इसमें रोमे टाइप की संरचना होती है। जैसे ही ये वाइब्रेशन इसमें सेंस होता है, ये इसके रोमे की तरह संरचना होती है। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके, मैसेज में कन्वर्ट करके, ये नर्व के माध्यम से, ये जो नर्व होता है इसको विशेष प्रकार का नर्व होता है जिसे कहते हैं फाइबर, नर्व फाइबर। ये दोस्तों नर्व होता है जो माइंड तक सूचनाओं को लेके जाता है, इसे क्या कहते हैं? नर्व फाइबर। तो नर्व फाइबर के सहायता से जो कंपन होता है वह दिमाग तक भेज दिया जाता है, और दिमाग यह सोच पाता है कि जो साउंड आया है वह अच्छा है या बुरा है, या उस पर क्या रिएक्शन हमें लेना है। ठीक है, और यहीं पे एक और नली होती है दोस्तों, एक और ट्यूब होता है, वह सीधे कहां तक जाता है? माउथ तक जाता है। कहां तक जाता है? माउथ तक। जब बहुत ही ज्यादा साउंड हमारे कानों में आता है तो उसका इम्पैक्ट किसके पड़ता है? उसका इम्पैक्ट किसके पड़ेगा? उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? इसी ईयर ड्रम पे पड़ता है, जिसे हम पर्दा भी कह सकते हैं। पर्दा नहीं, पर्दा कहते हैं ना, कान का पर्दा फट गया, बहुत ज्यादा साउंड था। तो ये पर्दा क्या करता है? इस पे ज्यादा प्रेशर हो जाता है जब बहुत ज्यादा नॉइस या डीजे वगैरह बजता है या फिर बम ब्लास्ट होता है तो। ठीक है, तो पर्दा ना फटे इस वजह से जैसे ही आवाज तेज आती है, हम क्या करते हैं? अंदर की तरफ क्या कर लेते हैं? हवा को लेते हैं, और जो हवा अंदर की तरफ लेते हैं वो हवा कहाँ जाती है? यहाँ पे आ जाती है, और ये प्रेशर लगाती है किस पर? इसी ईयर ड्रम पे, ताकि ये ईयर ड्रम इधर आके फट ना जाए।
तो इधर से हमारा मुंह से लिया गया हवा प्रेशर लगाती है और ऊपर से साउंड तो प्रेशर लगा ही रहा होता है। तो इस कंडीशन में दोनों प्रेशर जो होते हैं बैलेंस हो जाते हैं और हमारे ईयर ड्रम को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं दोस्तों सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होता जा रहा होगा। अब हम आज जानेंगे एक नेक्स्ट ज्ञान इंद्री के बारे में, जिसका नाम है नाक। क्या नाम है? नाक। नाक को क्या बोलते हैं? नोज। तो आज हम नोज के बारे में जानेंगे। ठीक, यहां पे समझाने के लिए बना देता हूं। हमने इसके बारे में जान लिया है। ये क्या है? आंख, जो कि देखने में सहायता करता है। ये रफ डायग्राम है दोस्तों। फिर इसके बाद हमने कान के बारे में जान लिया, जो हमारे बॉडी में एक अवशेषी अंग है। हालांकि बाल के बारे में हमें जानना नहीं है। फिर इसके बाद हम जानेंगे आज नाक के बारे में। किसके बारे में? नोज के बारे में। किसके बारे में? नोज। देखिए दोस्तों, ये है हमारा नोज। यदि नाक के अंदर की संरचना की बात करें दोस्तों, मान लेते हैं ये नाक है हमारी। इसी नाक को ये साइड व्यू से मैं बना रहा हूं। ये नाक है, यही नाक है ना। नाक में दो होल होते हैं, अंदर जाकर के ये दोनों होल क्या होते हैं? मिल जाते हैं। और इस नाक में हेयर पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? नोज हेयर। क्या बोलते हैं? नोज हेयर। अब हम जान लेते हैं दोस्तों नोज हेयर का फंक्शन क्या होता है। जब हम सांस लेते हैं तो उस वक्त एटमॉस्फेयर में मौजूद जो बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल होते हैं, यानी धूल के कण होते हैं, उनको नाक के बाल के द्वारा ही रोक लिया जाता है। ठीक है। फिर मान लेते हैं कुछ डस्ट पार्टिकल हमारे नाक में घुस गए, छोटे छोटे। बड़े तो यहीं रुक गए। अब छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हमारे नाक के बाल के और अंदर की तरफ एंटर हो गए, यानी प्रवेश कर गए। एंटर होने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक विशेष प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसे कहते हैं म्यूकस। क्या कहते हैं? म्यूकस। क्या कहते हैं? म्यूकस। अब ये म्यूकस का काम क्या होता है? जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं वो क्या होता है? यहीं पे चिपक जाते हैं, ऊपर या नीचे। मान लेते हैं कोई गीला सरफेस है, मान लीजिए इस बोर्ड को हमने गीला कर दिया। अब इस पे धूल के कण ऐसे फेंकेंगे तो जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हैं वो क्या हो जाएंगे? इस पे चिपक जाएंगे। ठीक है। बहुत देखा होगा दोस्तों आपने, कुछ ड्राइंग आर्टिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? पहले पेंट लगा लेते हैं ऐसे, और उस पे जब धूल या रेत फेंकते हैं तो एक अलग ही स्ट्रक्चर बन के आ जाता है उनके सामने। तो वो क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल उस जगह पे चिपक जाते हैं जहां पे गीला सरफेस होता है। ठीक। तो म्यूकस क्या करता है? अपने अंदर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल को चिपका देता है और शुद्ध ऑक्सीजन हमारे नाकों के अंदर आता है। अब ऑक्सीजन या गैस या फिर हम कहें तो सांस या वायुमंडल से हवा हमारे नाक के अंदर प्रवेश कर चुका है। नाक के अंदर दोस्तों दो प्रकार के रीजन होते हैं, ये ऊपर वाला रीजन और नीचे वाला रीजन। रीजन कहने का मतलब क्षेत्र। क्या? क्षेत्र। ऊपर वाले रीजन को क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी। इसको ऑल्फैक्टरी लोब भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑल्फैक्टरी लोब। अब दोस्तों जान लेते हैं ऑल्फैक्टरी लोब का काम क्या होता है। यहाँ पे बहुत सारी नसें निकली होती हैं। यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारी नसें या फिर
यहाँ पे बहुत सारी नसें निकली होती हैं जो कि स्मेल को सेंस करके यानी पहचान करके उसके सिग्नल को कहाँ भेजती हैं, माइंड में भेजती हैं। कहाँ भेजती हैं, माइंड में भेजती हैं। जैसे हमने कोई चीज खाने को लिया, अब देखने में वो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे ही हम नाक के पास लाएंगे एक बदबू सी आएगी, तो नाक ही बता देगा कि अरे ये जो खा रहे हो भाई साहब देखने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन इसकी खुशबू बहुत बेकार है, यानी ये काफी दिनों का है। मान ले बर्गर किसी को खाने के दे दिया गया, तो बर्गर में जो सफेद सफेद का फफूंद लगता है वो हटा दिया जाए, तो आप देख करके ये नहीं बता सकते हैं कि यह काफी पुराना है। तो ये कैसे पता चलेगा, ये सूंघ कर ही पता चलेगा कि यह पुराना है, या टेस्ट करके। तो हम टेस्ट क्यों करने जाए जब सूंघ के ही पता चल जा रहा है। ठीक है दोस्तों, होता क्या है, आंख से तो आप बहुत दूर तक देख सकते हैं, कान से आप उससे कम दूरी तक सेंस कर पाते हैं, और नाक से बहुत ही कम। यानी इन तीनों आर्गन के द्वारा आप बिना टच करे आप चीजों को अनुभव या फिर सेंस कर सकते हैं, जबकि जीभ और त्वचा के द्वारा आपको टच करके ही महसूस कर सकते हैं। बिना टच करे आप महसूस ही नहीं करते हैं। जैसे आप खाएंगे नहीं तो कैसे आपको पता चलेगा कि आप इस खाने का स्वाद कैसा है, या फिर किसी चीज को छुएंगे नहीं, करंट को छुएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर करंट है। ठीक है, यहां तक क्लियर। जबकि आंख से, नाक से और कान से बिना टच करे ही आप चीजों को सेंस कर पाएंगे और अपने माइंड में फीड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो रीजन होता है ये रिस्पिरेटरी रीजन होता है। दोस्तों ये वाला चीजें मैंने ऑलरेडी रिस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा दिया है, क्योंकि यह रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी आर्गन है। सेंसरी आर्गन यानी ज्ञानेंद्रिय होने के साथ साथ ये किसका अंग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र का भी अंग है। तो दोस्तों ये रहा नाक और नाक का फंक्शन। अब हम नए ज्ञानेंद्रिय के बारे में जान लेते हैं जिसका नाम है जीभ। क्या नाम है, जीभ। इसको मिटा दो, चलिए इसको मिटा देता हूं। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए नाक के बारे में हमने जान लिया। अब हम जान लेते हैं जीभ के बारे में। इसके बारे में, जीभ के बारे में। ये लड़का है, जीभ निकाला हुआ है। तो दोस्तों ये कौन सा ऑर्गन है, जीभ। क्या कहते हैं इसको, इसको तो नोज ही है। ये है टंग। क्या है, जीभ। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं जीभ के बारे में जानते हैं। जीभ हमारे बॉडी के अंदर पाया जाने वाला एक सेंस ऑर्गन है। बात करें तो यह एक मस्कुलर ऑर्गन है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हड्डी वगैरह नहीं पाई जाती है। इसका काम होता है भोजन को टेस्ट करके बताना, ये मीठा है, तीखा है, खट्टा है या फिर नमकीन है। और इसके यानी जीभ के ऊपर छोटे छोटे रोए टाइप की संरचना होती है। मान लेते हैं ये जीभ है, तो ऐसे ऐसे उभरी हुई कुछ संरचनाएं होती हैं। आप लोग कभी खाली होकर इसको एनालिसिस करिएगा, ऐसे ऐसे उभरी हुई संरचना होती है छोटी छोटी। हमने काफी बड़ा बना दिया लेकिन वो काफी छोटी होती है। ठीक है, इस छोटी संरचना को पैपिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैपिला। यही क्या काम करता है, टेस्ट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है और माइंड तक सिग्नल भेजता है। अब बात करते हैं दोस्तों बेसिक टेस्ट रीजन के बारे में। हमारे बॉडी में 4 प्रकार के टेस्ट बेसिक पाए जाते हैं। चलिए हम जानते हैं कौन कौन से, और वह किस अंग में या जीभ के किस भाग में पाया जाता है। चलिए इसको मिटा दो। अब देखिए 4 जीव हैं। मान लेते हैं 1 जीव, 2 जीव, 3 जीव। यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 जीव, यहाँ पे 4। ये 4 जीव हैं, 4। अब ये चारों जीव का फिगर हमने बना दिया है।
अब हम जान लेते हैं बेसिक टेस्ट एरिया, यानी नमकीन कहाँ से महसूस होगा, किस एरिया से महसूस होगा, मीठा किस एरिया से महसूस होगा, खट्टा किस एरिया से महसूस होगा और तीखा किस एरिया से महसूस होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मीठा। मीठा जो एरिया होता है जीभ का, वो यहां से हमें मीठा का अनुभव कराता है, यानी ये वाला जो एरिया होता है वह मीठा होता है। यदि बात करें नमकीन का, तो ये वाला जो एरिया होता है दोस्तों, ये वाला जो एरिया होता है ये किसका बोध कराता है, नमकीन का। यदि लिख दे तो इसे मीठा दिखाई दे रहा है, मीठा, नमकीन। ठीक, ये मीठा नमकीन हो गया, क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं खट्टा। ये वाला जो एरिया होता है दोस्तों, ये वाला जो एरिया होता है ये खट्टा को डिनोट करता है। ठीक, ये कौन सा एरिया है, खट्टा। और जो तीखा वाला एरिया होता है दोस्तों, ये वाला जो एरिया होता है ये तीखा को डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है, किसको डोनेट करेगा, तीखा को। यानी तीखा लगेगा तो इस एरिया से महसूस होगा, खट्टा लगे तो इस एरिया से महसूस होगा। ये जो साइड वाला एरिया होता है इसका आधा हिस्सा खट्टा महसूस होगा, बाकी आधे वाले एरिया में क्या महसूस होगा, नमकीन। कैसा महसूस होगा, नमकीन। यहाँ पे देखा होगा दोस्तों, ये वाला जो एरिया है वह नमकीन है। ठीक है, और ये आगे का ऊपर चल के ये वाला जो हिस्सा होता है वह मीठा टेस्ट करता है। यानी मीठा को टेस्ट करने के बेसिक टेस्ट एरिया ये वाला है, नमकीन को टेस्ट करने के लिए बेसिक टेस्ट एरिया ये है, जबकि खट्टा को देखने के लिए बेसिक टेस्ट एरिया ये है, और जबकि कड़वा या फिर तीखा को देखने के लिए बेसिक टेस्ट एरिया ये है। जीभ जो होता है एक विशेष प्रकार के हड्डी से जुड़ी होती है जिसे हायोड बोन कहते हैं। जीभ में हड्डी नहीं होती है, ध्यान देना, जीभ में हड्डी नहीं होती है, यह इसके पीछे साइड में एक हड्डी पाई जाती है, बोन पाई जाती है जिसे कहते हैं हायोड बोन। क्या बोलते हैं, हायोड बोन। यहां तक क्लियर, बताइए दोस्तों। तो जीभ एक मस्कुलर आर्गन होता है जो कि स्वाद के लिए, और दूसरा काम होता है इसका, जो खाना होता है उसमें लार को पूरी तरह से मिक्स करने के लिए काम में आता है। इसके अंदर कुछ बेसिक टेस्ट एरिया होता है जो हमने आपको बता दिया। अब दोस्तों ये जीभ जो थी, जो एक प्रकार की ज्ञानेंद्रिय थी, इसके बारे में भी आपने जानकारी ले ली। अब चलते हैं स्किन के बारे में। स्किन अर्थात त्वचा। स्किन, स्किन के बारे में जान लेते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं स्किन यानी त्वचा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। त्वचा हमारे शरीर का एक ज्ञानेंद्रिय है, पहली बात। दूसरी बात कि यह किसी भी चीज को टच करके बता सकता है यह गर्म है या ठंडा है या फिर खुरदुरा है या स्मूथ है, वगैरह वगैरह। इन सारी चीजों का आभास कौन कराता है, हमारा स्किन कराता है। यह एक प्रकार की ज्ञानेंद्रिय है जो कि टच करके चीजों को सेंस कर पाती है। यहां तक क्लियर। अब स्किन से रिलेटेड कुछ और जानकारी ले लेते हैं। स्किन में एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जिसको मेलानिन कहते हैं। यदि जिस व्यक्ति के अंदर मेलानिन की मात्रा बहुत ही ज्यादा हो जाता है, वह हमारी तरह क्या हो जाता है, काला हो जाता है। ठीक है, यानी मेरे अंदर मेलानिन की मात्रा क्या है, बहुत ज्यादा है। और जो लोग गोरे होते हैं उनके अंदर मेलानिन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। अब मैं काला हूं, ये तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन फायदा बता देता हूं मैं आपको। जिसके अंदर मेलानिन अधिक पाया जाता है, यानी जो लोग काले होते हैं, उनके ऊपर सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या पड़ता भी है तो बहुत कम पड़ता है। जबकि जो लोग गोरे होते हैं या जिनके अंदर मेलानिन नहीं पाया जाता है, उनके अंदर अल्ट्रावायलेट की किरणों का प्रभाव बहुत ही ज्यादा पड़ेगा। अब दोस्तों आप सुन ही रहे हैं,
कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ओजोन डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब ओजोन क्या होता है, ओजोन डिफ्लेक्शन क्या होता है, वो अलग चेक करने पड़ेंगे। आपको बेसिक जानकारी दे दूं कि दोस्तों जो समतापमंडल होता है, जो समतापमंडल होता है उसके ऊपर एक लेयर होती है, जिस लेयर को कहते हैं ओजोन की लेयर। इसकी फॉर्मूला होता है O3। ये क्या करता है, सूर्य से जो आने वाली जो परावैंगनिक किरणें होती हैं उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, हमारे अर्थ पर पहुंचने ही नहीं देता है, पृथ्वी पर पहुंचने ही नहीं देता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या फिर पोल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से ये जो ओजोन की लेयर है दोस्तों, इसमें क्या हो गया है, होल हो गया है। क्या हो गया है, होल हो गया है, यानी यहाँ की जो परत है वो हट चुकी है। इसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो कहाँ आएंगी, डायरेक्ट कहाँ आएंगी, पृथ्वी पे आएंगी। जब डायरेक्ट पृथ्वी पर आएंगी तो यहाँ पे कुछ काले लोग पाए जाएंगे और कुछ गोरे लोग पाए जाएंगे। जो काले लोग होंगे, काले लोग होंगे जैसे मेरे जैसे लोग, जिनके अंदर मेलानिन की मात्रा बहुत ही अधिक मात्रा में है, उनको ये अल्ट्रावायलेट किरणें कुछ नहीं कर पाएंगी। जबकि जो लोग गोरे हैं, जिनके अंदर मेलानिन की कमी है, उनको क्या हो जाएगा, एक बीमारी हो जाएगी जिसको कहते हैं स्किन कैंसर। इस वजह से दोस्तों ध्यान देना, कलर पे मत जाना। यदि व्यक्ति का नेचर अच्छा है, अब नेचर पे तो जाना पड़ेगा, तो शादी करते वक्त यदि लड़की कोई काली है तो आप इस वजह से इग्नोर नहीं करेंगे कि वह काली है, क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा टैलेंट है, क्योंकि उसके अंदर पाया जा रहा है क्या, मेलानिन। और मेलानिन क्या करता है, अल्ट्रावायलेट किरणों से प्रोटेक्ट करता है, और दूसरा विटामिन डी की सिंथेसिस में मदद करता है। जिसके अंदर मेलानिन पाया जाएगा वह अधिक मात्रा में किसका सिंथेसिस करेगा, विटामिन डी का। होता है ना, कहते हैं ना कि सुबह सुबह जाकर के धूप ले लो, विटामिन डी ले लो। तो विटामिन डी सबके लिए नहीं है, सबके लिए फायदेमंद नहीं होगा, हालांकि होगा, लेकिन जो गोरे लोग होंगे उनके अंदर कम विटामिन डी का निर्माण होगा, जबकि जो लोग काले होंगे उनके अंदर अधिक मेलानिन की वजह से ज्यादा विटामिन डी बनाएंगे। और जो विटामिन होता है वह क्या क्या फंक्शन होता है उसका आप लोग जानते होंगे। विटामिन का काम होता है रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड कराता है। दोस्तों डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द ब्लैक मैन, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए दोस्तों, मैं भी काला हूं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मुझे गर्व है काले होने पर, क्यों, क्योंकि मेरे अंदर मेलानिन की मात्रा पाई जा रही है, और जब भी अल्ट्रावायलेट किरणें आएंगी तो मुझे छू करके कुछ भी नहीं कर पाएंगी। तो हम अपने टॉपिक से भटक गए, टॉपिक पे आते हैं। तो मेलानिन का क्या करता है, तो मेलानिन का काम क्या होता है, एक तो अल्ट्रावायलेट किरणों से प्रोटेक्ट करता है, और दूसरा विटामिन डी का सिंथेसिस करता है। जो स्किन होता है दोस्तों वह दो लेयर में होता है। एक ऊपर वाला लेयर, मान लेते हैं ये लेयर है, ये ऊपर वाला लेयर, जो ऊपर वाला लेयर होता है इसको कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। यह सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, ये वाला जो लेयर होता है इसे क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, सबसे ऊपर वाली, ठीक है। इसी के अंदर क्या पाया जाता है, मेलानिन पाया जाता है। सबसे ऊपर वाली लेयर में ही मेलानिन पाया जाता है, जो कि रंग का निर्धारण करता है और विटामिन डी का सिंथेसिस करता है, ठीक, और अल्ट्रावायलेट किरणों से प्रोटेक्ट करता है। यदि बात करेंगे अंदर वाले लेयर की तो इसको कहते हैं डर्मिस। क्या कहते हैं, डर्मिस। यह रेड कलर का होता है। यह क्या होता है, गोरे लोग में भी वही होगा और काले लोगों में भी वही होगा। तो जो चमड़े के सामान बनते हैं वह कौन से भाग से बनते हैं, इसी डर्मिस वाले भाग से बनते हैं, एपिडर्मिस से नहीं बनता है। क्यों, क्योंकि यह पतला होता है, ठीक है, ये तुरंत ही डिकम्पोज हो जाता है। जबकि जो डर्मिस वाला लेयर होता है दोस्तों, यह काफी मोटा होता है और इसका इस्तेमाल चमड़े के उद्योग में किया जाता है, जो चप्पल, जूता, बेल्ट वगैरह वगैरह बनाने के निर्माण में आता है।
ठीक है दोस्तों, तो आपने जान लिया जितने भी ज्ञानेंद्रियां हमारे बॉडी में पाई जाती हैं, हालांकि जितने भी नहीं कह सकते, 5 जो ज्ञानेंद्रियां हमारे बॉडी में पाए जाते हैं उनके बारे में आपने डीप में नॉलेज ले लिया है। कल हम इनसे रिलेटेड प्रश्न जितने भी बन सकते हैं उनको आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।